हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ा डाउट, दैट इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है और इसको आपको कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन में ऐड ऑन करना होता है, इसके कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर एक डिजीज़ में लिख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AHS सब्जेक्ट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 के लिए। वॉल्यूम 1 आपका आता है थर्ड सेमेस्टर BSc नर्सिंग में, वॉल्यूम 2 आपका आता है BSc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में। AHN वही रहेगा, AHN के टॉपिक्स वही रहते हैं, AHN में क्या हेडिंग्स रहती है वही सब सेम रहेगा। हेडिंग्स का मेरे कहने का मतलब है कि उसकी डेफिनेशन क्या, उसके टाइप्स क्या, उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या, इटियोलॉजी क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या, एट लास्ट उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन विद मैनेजमेंट, तो वो सारी चीज़ें सेम रहती है, बस फर्क कितना है, डिजीज़ और उसका कंटेंट चेंज होता रहता है। जैसी डिजीज़ वैसा उसका कंटेंट। अब वॉल्यूम 1 में आप देख रहे हो यूनिट 11 तक आपके मेंशन है, सेम एज जब आप फोर्थ सेम में जाओगे तब आपको कुछ डिफरेंट यूनिट्स मिलेंगी, जैसे कि आपको आई डिसऑर्डर्स मिलेंगे, ENT मिलेगा, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ऑन्कोलॉजी मिलेगी और भी बहुत सारी यूनिट्स है जो आपकी वॉल्यूम 2 कवर करती है। बट इन सब में एक कॉमन डाउट आता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डिफरेंस करती है और इनको हमें कब ऐड ऑन करना होता है। तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, लाइक कर लीजिए, यह आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यूनिवर्सिटी एग्जाम AHN सब्जेक्ट का आपका 75 मार्क्स का होता है। आपको टोटल मिलेंगे 3 आवर्स। उसमें आपका सबसे मेन जो क्वेश्चन आता है वो आपका 15 मार्क्स का होता है, क्योंकि 15 मार्क्स से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इन दोनों लॉन्ग को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा तो आपका एक सेफ जोन आ जाएगा। उसके बाद में आप शॉर्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो, वेरी शॉर्ट का आपका मिनिमम है, आप उसमें थोड़ा भी लिखोगे आपको वो सही हो जाता है। और MCQ तो ऑफकोर्स ये बात है करेक्ट तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो MCQ और वेरी शॉर्ट का इतना डाउट नहीं रहता, लेकिन आपको अगर शॉर्ट और लॉन्ग अच्छे से कर लिए तो आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उसमें आप सारा डिजीज़ कंटेंट लिखने के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस और आप अपनी NCP बनाएंगे। और अगर आपको कंटेंट कम आ रहा है लॉन्ग में तो उसी में आप नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग ऐड ऑन कर देंगे। और यही बात रही शॉर्ट आंसर्स के लिए, तो शॉर्ट आंसर्स में पहले तो जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जिस भी डिजीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पूछ लिया है ग्रेव डिजीज़ का, या फिर पैथोफिजियोलॉजी पूछ लिया आपसे सिकल सेल अनीमिया की, तो जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप उसको लिखोगे। और लिखने के बाद में अगर आपका कंटेंट पेज के अकॉर्डिंग नहीं फुलफिल हुआ, अगर आपको लग रहा है कि 5 मार्क्स के लिए इतना अनसफिशिएंट है, तो उसमें आप प्लस कर सकते हैं अपनी तरफ से नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर फुल फोकस होना चाहिए कि आपको पॉइंट्स ऐड ऑन ज़रूर करने हैं, भले ही आप 2 से 4 पॉइंट करें, ये आपका एक प्लस स्कोर करेगा, साथ ही साथ एक आंसर को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, क्योंकि आप एज अ नर्सिंग स्टूडेंट आंसर प्रेजेंट करो। हर एक डिजीज़ में एक नर्सिंग रोल रहता है, लेकिन इतनी सारी डिजीज़ेस का अलग अलग नर्सिंग रोल, अलग अलग नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर अलग अलग नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपके साथ में कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस शेयर करो या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट कॉमन शेयर करो या फिर कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, वो सारे पॉइंट आप हर एक डिजीज़ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो कितना इजी हो जाएगा। सेम एज हेयर, अगर आप हर एक चीज़ का कॉमन अगर रेशियो निकालते हो, कॉमन आंसर निकालते हो, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है, राइट। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट एंड कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हर एक डिजीज़ में लिख सकते हैं। और आपको लग रहा है अगर कंटेंट मेरा कम है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने नहीं लिखा या फिर मुझे नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप लिख सकते हैं, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे और आपके मार्क्स भी और स्कोर होंगे। ये आप अपने एग्जाम में ज़रूर करिएगा ऐड ऑन, और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा आपके प्रेजेंटेशन में, साथ आपका आंसर भी बहुत अच्छे से आएगा। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सी होती है, आपको ऐड ऑन करनी होती है अपने एग्जाम पर्पज से, तभी आपका रिजल्ट बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट स्लाइटली अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी हो। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। वैसे तो मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस की डिटेल वीडियो डिस्कस करी है, जिसमें हमने मेंशन करा था NCP को, कि कैसे आपको NCP बनाना है और कैसे NCP से आपको अपना टाइम मैनेज करना है और पेज मैनेजमेंट।
पेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है AHN के लिए, ये गलती आप मत करिएगा। अगर AHN एग्ज़ाम में अगर आप बहुत ज़्यादा पेज वेस्ट करेंगे तो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा AHN एग्ज़ाम उस एक कॉपी में। एक कॉपी में नॉर्मली अगर मैं बात करूँ अटल यूनिवर्सिटी की, तो नॉर्मली आपको 21 से 22 पेज मिलते हैं, जिसमें 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा हेडिंग भी आप ब्रॉड लिखते हो, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम भी बड़े बड़ा बनाते हो, तो उस सब के लिए आपको टाइम मैनेज करने के साथ ही साथ आपको पेज मैनेज भी करना होता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने एकदम डिटेल में डिस्कस करा है कैसे आपको बनानी है एनसीपी, आपके कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सबसे बड़ा डाउट होता है ना हमारे प्लानिंग में हमें कौन से पॉइंट्स रखने हैं, उनको भी हम लोगों ने डिस्कस करा, और आपको कैसे बना के अपना पेज मैनेज करना है। क्योंकि एग्जाम में आपको 3 एनसीपी बनानी है एक क्वेश्चन में, मतलब कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 आ रहा है उसमें आपको एनसीपी बनानी है। फिक्स है, आपको ये पॉइंट अपना उसमें नहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब भी आपको लिखना है, और आप उसमें ये लिखोगे तो आपको एक क्वेश्चन में 3 एनसीपी बनाओगे, दूसरे क्वेश्चन में 3 एनसीपी बनाओगे, टोटल आपके 6 एनसीपी हो गए। अगर आप जैसे आप अपनी क्लिनिकल फाइल्स में बनाते हो तो आपके तो ऐसे 6 पेज वेस्ट होंगे, 6 पन्ने वेस्ट कर दोगे आप एनसीपी में। इसीलिए आपका एनसीपी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो से देख के अपने एनसीपी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो आपको 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी होती है। सबसे पहले आप कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो, सबसे पहले आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगी एक्यूट पेन पे। आप लिखेंगे एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोर, और वो पेन स्केल स्कोर आप थोड़ा सा 3-4 नंबर में रखिएगा, फिर बाद में नॉर्मल कर दीजिएगा। फिर आपकी दूसरी नर्सिंग डायग्नोसिस आती है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, और एज आप लिख सकते हैं एज एविडेंस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब आपको पता चलेगा पेशेंट का अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर है, आप लिखिएगा अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मत लिखिएगा। हर एक डिजीज कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी टेम्परेचर गिर भी जाता है, कम भी हो जाता है, इसीलिए आपको लिखना है अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, ना कि लिखना है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। फिर आपकी आती है थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय डिसिप्निया। डिसिप्निया क्या मतलब होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपने देखा पेशेंट में डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में और उसकी डिजीज कंडीशन है, तब आपने एक एनसीपी बना दी। फिर आपके 4th नंबर पे नर्सिंग डायग्नोसिस आती है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ वाटर एज एविडेंस बाय इनपुट आउटपुट चार्ट। नर्स का रोल होता है पेशेंट में इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करने का। जब आप चार्ट मेंटेन कर रहे थे तब आपको रियलाइज़ हुआ कि पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका इनटेक भी गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। फिर आपका आता है 5th पॉइंट आपका आता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस ड्यू टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तब आपको पता चला कि पेशेंट में न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है। तो ये 5 कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है, आप हर एक डिजीज में लिख सकते हैं। इन 5 नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये 5 कॉमन है, वैसे हर एक कॉमन यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा वीडियो में। मैं रिकमेंड करूँगी कि नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए एटलीस्ट एक बारी से ही आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करके देखिएगा। तो उस वीडियो को 2x करिए और वीडियो को देखिए, और वीडियो में जो मैंने मेन बताया कि एनसीपी कैसे बनाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो गया, ये आप डालोगे सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग आपके होंगे 2, वो होंगे आपके 15-15 नंबर के, दैट इज 15-15 मार्क्स। तो आपका लॉन्ग कंप्लीट हो गया। अब आप लॉन्ग कर रहे थे और लॉन्ग में आपने देखा कि नर्सिंग डायग्नोसिस करने के बाद भी आपके मतलब इतना अच्छे से नहीं लॉन्ग हो पाया, तो उसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरी मानेंगे तो लॉन्ग में ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग में जब आप सब कुछ लिखने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, 3 एनसीपी बनाएंगे तो ऑलरेडी लॉन्ग बहुत अच्छे से हो जाएगा। 7 से 8 पन्ने में लॉन्ग आपका कवर अप हो जाएगा, तो इसमें आपको नीड नहीं है। मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट की नीड आपकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में होती है। कभी कभी क्या होता है शॉर्ट में, जैसे मान लीजिए आपसे पैथोफिजियोलॉजी पूछ ली गई सिकल सेल अनीमिया की, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डेफिनेशन बता दोगे सिकल सेल अनीमिया के, फिर सिकल सेल अनीमिया की इटियोलॉजीज बता दोगे, पैथोफिजियोलॉजी बता दोगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद में फिर उसका मैनेजमेंट बताओगे। लेकिन इन सबको करोगे तो आपको 2 पेज फुलफिल हो जाएगा। क्वेश्चन आया आपके 5 नंबर में, फिर अब आप इसमें पेज कैसे भरोगे या फिर अपना कंटेंट को और एलिब्रेट कैसे करोगे, तब इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस यही मेरा वीडियो का इंपॉर्टेंस है कि कैसे मैं आपको समझाऊं कि नर्सिंग डायग्नोसिस को आपको कहाँ यूज़ करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग रोल को आपको कहाँ यूज़ करना है, ये आपको पता होगा। और आप फर्स्ट टाइम से बस पढ़ते ही आ रहे हो नर्सिंग के रोल, बस आपको इम्प्लीमेंट करके लगाना है कि
कौन सा आंसर पे लगा और कहाँ से हमें अच्छे नंबर मिले, तो वो पॉइंट आपको ऐड ऑन करने होंगे। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का सिंपल मीन क्या होता है, कोई भी डिजीज़ कंडीशन है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आती है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के एडमिशन से पेशेंट के डिस्चार्ज तक जितना भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं वो सारी आप ऐड ऑन कर दोगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये कॉमन सा मैंने एक बात बताई कि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो इसके भी मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे हैं, आप उस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। नर्सिंग मैनेजमेंट का पहला पॉइंट आपका कॉमन है, दैट इज असेस जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसमें आप हेडिंग डाल देंगे असेस जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसके अंदर आप लिखेंगे कि आप उसमें पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे सारे एग्जामिनेशन करके आप साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, डिजीज कंडीशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आप इस सबको लिखोगे तो आपका एक पैरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड पॉइंट आता है असेस वाइटल साइंस। वाइटल साइंस की अगर मैं बात करूँ, आप इसलिए असेस करोगे जिससे आपको बेसलाइन डेटा पता चले, साथ ही साथ आपको ये पता चले कि उसमें क्या कौन सी चीज़ अल्टर्ड है, किसकी वजह से, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे आपके वाइटल साइन पॉइंट से। थर्ड पॉइंट आपका आएगा प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन, सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल पोजीशन इसलिए प्रोवाइड करो क्योंकि पेशेंट को कंफर्ट हो, वो अपने सराउंडिंग से थोड़ा सा सुटेबल हो जाए, एंजाइटी ना हो क्योंकि हॉस्पिटल में है। साथ ही साथ जो उसका डिस्कम्फर्ट हो रहा है डिजीज़ कंडीशन से वो रिड्यूस हो जाए। कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को इंड्यूस करेगा, साथ ही साथ उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे असेस मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में आप क्या असेस करेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। साथ ही साथ इसी पॉइंट में आप प्रोवाइड भी करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट में कैसे प्रोवाइड करते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके टेंशन से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप एग्जांपल में बता सकते हैं कि एज अ नर्स हम पेशेंट को बताएंगे कि जो उनका स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस रखें, क्योंकि उस स्ट्रेस लेवल से उनके हेल्थ जितनी इम्प्रूव है और बेकार हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी उनको। इसीलिए उनको कामली रहना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एज अ नर्स हम लोगों से शेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कहोगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके कहोगे और एग्जाम्पल में ऐड ऑन करोगे। फिर आपका लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है, आप असेस करोगे डाइटरी पैटर्न को और एजुकेट करोगे पेशेंट को। डाइटरी पैटर्न का मतलब है सबसे पहले तो पेशेंट की डाइट क्या है, वो वेज है, नॉन वेज है, मिक्स्ड है, वो क्या ब्लैंड डाइट पे है, आप उसकी डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से वो देखोगे। उसके बाद में असेस करोगे कि उनके में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे जा रहे कि नहीं जा रहे। फिर आप वो सारी चीज़ों असेस करने का इंपॉर्टेंस बताओगे, न्यूट्रिएंट्स की क्या है। फिर आपका आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनके डिजीज़ के बारे में, उनको ट्रीटमेंट के बारे में, उनको हॉस्पिटल के बारे में, और साथ ही साथ उनको हाइजीन कैसे रखनी है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उनको कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो आप हर एक में दो पॉइंट बढ़ा सकते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप बता सकते हैं कि आपको हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर एटिकेट्स मेंटेन करना है, जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होते हैं, और जो आपका आसपास के सराउंडिंग उसको क्लीन करना है। हाइजीन की बात आएगी तो आप कह सकते हैं कि आपको अपने नील्स कट करने हैं, आपको रेगुलर वॉश करना है अपने हैंड को। साथ ही साथ खाना खाने के बाद में जो भी आपका खाने का बर्तन मतलब यूटेंसिल्स होते हैं उनको क्लीन रखना है, कंटामिनेटेड फूड नहीं लेना है। तो ये आपका हाइजीन में आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप ऐड ऑन करोगे। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ये 5 मेन और बेसिक पॉइंट्स आपके नर्सिंग मैनेजमेंट के। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स आपने फंडामेंटल में पढ़े होंगे, आई नो, बट आपको क्लियर नहीं होता कि कौन से आपको लिखने हैं। तो ये 5 मैंने पॉइंट्स बनाए नर्सिंग मैनेजमेंट में, और अगर आपको ज़्यादा पेज भरना है तो इन 5 की आप हेडिंग लिख दीजिएगा और इसके अंदर पॉइंट्स लिख दीजिएगा, तो ऑलरेडी आपके 2 पेज इनसे भर जाएंगे। और अगर आपका पेज बस फुलफिल होगा फिर भी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट करना है तो इन 5 पॉइंट्स को एज अ पॉइंट में लिख दीजिएगा, हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। एट लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो आपको पता है नर्स का रोल क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब पेशेंट एडमिशन लेता है तब से नर्स का रोल स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट के डिस्चार्ज तक पेशेंट के साथ कोई रहे ना रहे, पेशेंट की एक जो नर्स होती है ना उसके साथ रहती है उसकी प्राइमरी केयर के लिए। तो वो सारे जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है वो एज अ नर्स आप पॉइंट लिख देंगे। अगर मैं बात करूँ नर्स कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पॉइंट्स, तो सबसे पहले आप पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस, आप रोज़ मॉनिटर करेंगे। फिर आप करेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए आप प्रॉपर राइट्स फॉलो करेंगे, जैसे कि राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट फ्रिक्वेंसी, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू असेस, ये सारी चीज़ें आप करेंगे।
फिर आप पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है तो सबसे पहले पेशेंट में डेवलप पेन होता है और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग एट लास्ट यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लेकिन पहले आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यूज़ करने होते हैं एज अ नर्स। उसके बाद में आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करोगे। ये 5 पॉइंट्स आपके हो गए। फिर 6th पॉइंट आपका आएगा केयर गिवर, 7th पॉइंट आपका आएगा इमोशनल सपोर्ट, 8 पॉइंट आपका आएगा एडवोकेसी, 9 पॉइंट आएगा केयर कोऑर्डिनेशन, 10th पॉइंट आएगा कि आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। तो ये 10 पॉइंट जो कॉमन है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के, आपको ऐड ऑन करने हैं। कुछ नहीं, मैंने तो ये पॉइंट्स एज ए रफली लिख लिया था और इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था एग्जाम में। तो सेम एज आपको इस तरीके से करना है, फिर आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका पेज बहुत ही थोड़ा सा बच रहा है और आपका ऐसा कंप्लीट हो गया, फिर भी आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, तो अब बस आपको पॉइंट करके आपको सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिख देना है। और अगर आपका पेज ज़्यादा बचा और आपका कंटेंट कम है तो हर एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि आ रहा है पेशेंट असेसमेंट, तो आप पेशेंट को डेली असेस करोगे। पेशेंट को इसलिए असेस करोगे कि उसके हेल्थ एजुकेशन में उसके हेल्थ में इम्प्रूव आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट में आप वाइटल साइन मॉनिटर इसलिए करोगे कि उसको आपको बेसलाइन डेटा मिलता रहे, साथ ही साथ कोई भी ऑल्टरेशन आ रहा है मेडिकेशन की वजह से या फिर कोई भी प्रोसीजर की वजह से वो आपको पता चले। आप पेन मैनेजमेंट करोगे जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो ना हो। इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे जैसे कि उसको कोई इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपको पता है कितने ज़्यादा होते हैं, तो उसके 2 से 4 प्रिवेंशन पॉइंट डाल देंगे। बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है मेडिकेशन एक बाहर रूप से आपको ट्रीट करती है, लेकिन जो आप बैलेंस डाइट और अच्छा सा खाना ले रहे हैं, जो आपका स्वच्छ खाना है, फिर आप प्रॉपर डिहाइड्रेट होने से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, डिटॉक्स ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपको इंटरनली बहुत इंप्रूव करती है। तो उन सब के लिए आपको एजुकेट करना ज़रूरी है। केयर गिवर का मतलब होता है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो केयर, उसको किस तरीके से प्रोवाइड करो, वो सारे पॉइंट्स। तो एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नो कि ये सारे पॉइंट्स के सब टॉपिक्स अंदर आप खुद से लिख सकते हैं, आप खुद से एग्जांपल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे तो ये ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आपने फंडामेंटल में भी बहुत पढ़ा है। फंडामेंटल में जितना आपने पढ़ा है नर्सिंग रोल, वो आप सब एक सब्जेक्ट AHN में उतार सकते हैं। AHN सब्जेक्ट में एक प्लस पॉइंट यही है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको स्कोरिंग में हेल्प करेगा। सो इसके लिए बहुत डाउट है, इसलिए मैंने इसकी कॉमन वीडियो बना दी जिसको आपको कॉमन पता चल जाए कि नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या। सो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अच्छे से स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।